स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल देव जी के ट्रिक्स में। तो दोस्तों हम यहाँ पर इकोनॉमिक्स का टेस्ट लगाने वाले हैं। जैसे कि हमने आपको बताया था आज की क्लास बहुत ही जबरदस्त होने वाली है। कह रहा है इनमें से कौन सा बैंक लघु उद्योगों की सहायता के लिए बनाया गया है। आईएमपी क्वेश्चन है, इसे नोट कर लीजिएगा, याद रखिएगा। लघु उद्योगों की सहायता के लिए बनाया गया है, यहाँ पर आपका सिडबी कौन है, ऑप्शन आपका बी नंबर राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यहाँ पर दिया है यदि चाय की कंपनियां यंत्रीकरण चाय की पत्ती तोड़ने वाली मशीन का प्रयोग करने लगे तो बताइएगा क्या हो जाएगा, है ना। क्योंकि चाय की पत्तियां क्या तो कौन तोड़ते हैं, आपके व्यक्ति तोड़ते हैं, मनुष्य तोड़ते हैं, महिलाएं तोड़ती हैं। लेकिन अगर ये काम अगर मशीन से कराया जाने लगेगा तो भाई क्या दिक्कत होगी, तो दिक्कत यहां पर होगा कि हाथ से, देखिए डी बारे में, कि हाथ से चाय की पत्तियां तोड़ने वालों की मजदूरी अर्थात वेतन में क्या आ जाएगा, कमी आ जाएगी। क्या उसमें से कमी आ जाएगी, तो ऑप्शन आपका डी नंबर राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कि अर्थव्यवस्था को अनावश्यक नियंत्रण और विनिमय से मुक्त करना कहलाता है। बताइएगा कि अर्थव्यवस्था को अनावश्यक नियंत्रण और विनिमय से मुक्त करना कहलाता है। यहां पर 17 का ऑप्शन इनमें से राइट कौन सा हो जाएगा, तो चलिए 17 का ऑप्शन यहां पर आ रहा है सी नंबर। इसे बोलते हैं उदारीकरण। क्या उदारीकरण कहते हैं, नोट करिएगा, इसके पहले भी हमने आपको बताया भी था। तो ऑप्शन आपका सी हो जाएगा उदारीकरण। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है निम्न में से किस एक को भी प्रच्छन्न बेरोजगारी के रूप में माना जा सकता है। तो बताइएगा प्रच्छन्न बेरोजगारी के रूप में हम लोग किसे मानेंगे, 18 नंबर में जवाब देना है। तो याद रखिएगा यहां पर जो अल्प बेरोजगारी होती है, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, प्रच्छन्न बेरोजगारी कहते हैं। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए नंबर राइट हो जाएगा। ए नंबर आपका बनेगा। और काफी लोग यहां पर सी दे रहे हैं मौसमी बेरोजगारी। हमने कहा कि जुड़ी हुई जितनी भी बेरोजगारी हैं सब आपके कहां से, गांव से हैं। लेकिन यहां पर जो प्रच्छन्न बेरोजगारी होती है इसका अर्थ होता है अल्प बेरोजगारी। मतलब क्या होता है कि यहाँ पर काम क्या था, काम था यहाँ पर आपका 10 लोगों का, लेकिन काम कर रहे हैं यहाँ पर, मतलब काम था 5 लोगों का लेकिन काम कर रहे हैं 10 लोग, अर्थात यहाँ पर क्या है, अदृश्य आपको हो गया है। तो याद रखिए ये अल्प बेरोजगारी इसे बोलते हैं, याद रखिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि ई बैंकिंग में ई किसको निरूपित करता है। ई बैंकिंग में ई निरूपित करता है, ये किसे निरूपित करता है। यहाँ पर 19 नंबर में यहाँ पर जवाब आ गए हैं ऑप्शन सी नंबर। याद रखिए इलेक्ट्रॉनिक को, किसे, इलेक्ट्रॉनिक को, ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पर सी नंबर राइट हो जाएगा। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कि कौन से 3 वर्ष योजना अवकाश के नाम से जाने जाते हैं। बताइए कौन से 3 वर्ष हैं जो कि योजना अवकाश के नाम से यहाँ पर जाने जाते हैं। यहाँ पर जवाब देना है 20 का ऑप्शन में से राइट कौन सा हो जाएगा। तो चलिए यहाँ पर जवाब आने शुरू हो गए हैं और जवाब आ रहा है बी आपका 1966 से लेके 69 जो आपका 3 साल रहा है, ये आपकी योजना अवकाश के रूप में जाना जाता है। नोट कर लीजिएगा, ठीक है ना। आपको याद होगा कि लगभग आपके 1965 में भारत और पाकिस्तान युद्ध के समय ये आपका लागू भी हो गया था। तो इस प्रकार से ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी नंबर राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यहाँ पर दिया है एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम। एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम किस पंचवर्षीय योजना में शुरू किया गया था। तो चलिए यहाँ पर जवाब देना है आपको 16 नंबर में। इसका राइट आंसर इनमें से कौन सा हो जाएगा। एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम को जो प्रारंभ किया गया था ये कब किया गया था, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी नंबर आपका हो जाएगा 6वीं पंचवर्षीय योजना में यहाँ पर शुरू कर दिया गया था। हमने आपको ये भी बताया था कि इसकी आधारशिला जो रख दी गई थी 5वीं में, लेकिन 5वीं पंचवर्षीय योजना समय से पहले समाप्त हो गई थी, इसलिए स्टार्टिंग कब से हो पाई थी, तो यहाँ पर आपकी 6वीं पंचवर्षीय योजना 1980 से आपकी हो पाई थी। ठीक है ना, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद आर्थिक सुधार सर्वप्रथम किसके द्वारा लागू किए गए थे। चलिए बताइएगा कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद आर्थिक सुधार सर्वप्रथम किसके द्वारा लागू किए गए थे। 17 का ऑप्शन देना है और सही जवाब इनमें से कौन हो जाएगा। अगर इकोनॉमिक्स आपको पसंद आ रही है और आपको लग रहा है कि सबसे कठिन टॉपिक को हम बहुत ही साधारण तरीके से पढ़ ले रहे हैं, तो आप लोग वीडियो को लाइक जरूर करेगा। ठीक है, चलिए यहाँ पर बताइए कौन सा हो जाएगा 17 नंबर में। 17 का ऑप्शन याद रखिए पीवी नरसिम्हन सरकार 1990। तो ऑप्शन कौन सा बन जाएगा, यहाँ पर ऑप्शन आपका ए नंबर राइट हो जाएगा। क्लियर है इतना पॉइंट। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि भारतीय अर्थव्यवस्था में सार्वजनिक और विनिमय क्षेत्रों को किस आधार पर विभाजित किया जाता है। तो बताइएगा कि जो भारतीय अर्थव्यवस्था है इसमें से जो आपकी सार्वजनिक विभाग है, मतलब सार्वजनिक है, और आपका विनिमय क्षेत्र है ना, सार्वजनिक और विनिमय क्षेत्रों को किस आधार पर विभाजित करते हैं, यहाँ पर 18 नंबर में। तो चलिए 18 नंबर की बात करते हैं, तो उद्यमों के स्वामित्व के आधार पर, है ना, ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए नंबर, अर्थात ये कितना टर्नओवर यहाँ पर एक साल में देते हैं। तो इस टर्नओवर के आधार पर इनको छोटी कंपनी, बड़ी कंपनी, है ना, इनके आधार पर, और सार्वजनिक और विनिमय क्षेत्र के आधार पर इनको रख देते हैं। ऑप्शन आपका ए नंबर राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है योजना अवकाश घोषित किया गया था। योजना अवकाश घोषित किया गया था, कब घोषित किया गया था, यहाँ पर जवाब देना है 19 नंबर में। और 19 का ऑप्शन यहाँ पर क्या बन सकता है, तो चलिए आपको अभी हमने बताया कि 1966 से, क्या 1966 से लेके आपके 69 तक आपका रहा था, अर्थात ये जो समय है वो आपको कौन सा है, तो आपका तृतीय पंचवर्षीय योजना के बाद। ऑप्शन क्या बन जाएगा,
सी नंबर आपका राइट हो जाएगा। तृतीय पंचवर्षीय योजना के बाद योजनाओं को घोषित किया गया था। क्लियर है, इतना पॉइंट तो सभी को वहां पर आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, यहाँ पर दिया गया है रियल एस्टेट किस क्षेत्र के अंतर्गत आपका आता है। चलिए यहाँ पर 20 का जवाब देना है रियल एस्टेट, और रियल एस्टेट जो आपका होता है किसमें आपका आता है। देखो हमने बताया था रियल एस्टेट वह क्षेत्र होता है जिसके अंतर्गत वस्तुओं की जगह सेवाओं का विनिमय होता है। जैसे आपका होता है क्या, बैंकिंग हो गया, परिवहन हो गया, पर्यटन हो गया, ये जो क्षेत्र आते हैं रियल एस्टेट में आते हैं। अर्थात ऑप्शन क्या बन जाएगा, यहाँ पर बी हो जाएगा, तृतीय क्षेत्र के अंतर रखे जाते हैं। अभी भी काफी लोग ऐसे भी हैं जो लोग आपका ए दे रहे हैं, ये नहीं होगा, यहाँ पर तृतीय क्षेत्र होता है। याद रखिएगा जो सेवा क्षेत्र होता है उस क्षेत्र वाले को रियल एस्टेट के नाम से जानते हैं। ऑप्शन क्या बनेगा, बी नंबर राइट हो जाएगा। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है। जब तक वीडियो को लाइक नहीं करोगे तो समझ में नहीं आएगा, इसीलिए वीडियो को लाइक शेयर कर दिया करें तो ज्यादा समझ में आएगा, आपका पूरा दिमाग यही रहेगा। ठीक है, चलिए बताइएगा 16 नंबर में कि सरकार द्वारा लागू प्रथम पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी। यहाँ पर जवाब दीजिएगा कि जो प्रथम पंचवर्षीय योजना थी वो किस मॉडल पर आधारित थी, यहाँ पर जवाब देना है 16 नंबर में। और हमने आपको बताया था पहली जो आपकी थी एक रॉड, हमने बताया था आपको रॉड कैसा है, आपको सिंगल है, अर्थात सिंगल की बात करते हैं तो प्रथम हो गया। और रॉड कहां पर दिया गया है, ऑप्शन बी दिया है हेरोड मॉडल पर, है ना। किसी को अगर रॉड मार देते हैं तो वो मर जाता है, क्या किसी को अगर रॉड मार देते हैं तो वो मर जाता है। और कैसा रॉड होता है, तो आपका यहाँ पर प्रथम होता है, सिंगल होता है। तो याद रखिए प्रथम पंचवर्षीय योजना हेरोड मॉडल पर आपकी आधारित थी। ऑप्शन आपका बी नंबर राइट हो जाएगा। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि एक उच्च संवादिक तरलता अनुपात अर्थात SLR है, अर्थात जो आपका SLR होता है ये क्या होता है, इसका काम क्या होता है। यहाँ पर 17 नंबर में क्या बनेगा, तो देखिए 17 नंबर की बात करते हैं तो यहाँ पर क्या होता है कि बैंकों की ऋण देने की क्षमता में कमी, क्या बैंकों की ऋण देने की क्षमता में कमी। तो ऑप्शन क्या बन जाएगा, यहाँ पर ए नंबर इसका राइट हो जाएगा, याद रखिएगा। ठीक है ना, क्लियर है आपका पॉइंट। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि गरीबी हटाओ प्रसिद्ध नारा किस पंचवर्षीय योजना में लाया गया था। तो चलिए जवाब दीजिएगा कि यहाँ पर गरीबी हटाओ का नारा किस पंचवर्षीय योजना में लाया गया था। हमने आपको बताया था कि गरीबी हटाना है तो आपको कर्म करना पड़ेगा और आप लोग मेहनत करेंगे अपने हाथों से, है ना। जब आप कुछ ना कुछ काम करोगे तभी यहाँ पर गरीबी हट सकती है। तो याद रखिएगा 5 से आपको याद रहेगा कि यहाँ पर आपकी 5वीं पंचवर्षीय योजना, ऑप्शन आपका डी नंबर राइट हो जाएगा। क्लियर है ना, और समय से पहले इस समाप्त हो गई थी कौन सी, तो आपकी 5वीं पंचवर्षीय योजना। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है अगर केंद्रीय बैंक मुद्रा आपूर्ति में वृद्धि को प्रोत्साहित तथा ऋण की लागत को कम करना चाहता है तो उसे क्या करना पड़ेगा। तो चलिए हम आपको ऑप्शन दिखाते हैं। यहाँ पर दिया है कि अगर केंद्रीय बैंक मुद्रा आपूर्ति में वृद्धि को प्रोत्साहित और या तथा ऋण की लागत को कम करना चाहती है तो उसे क्या करना होगा। 19 नंबर में पहला पॉइंट दिया गया है यहाँ पर कि नगद आरक्षित अनुपात कम करना चाहिए। ठीक है ना, छूट दर को बढ़ाना चाहिए। देखिए पहला ऑप्शन इसका बन जाएगा ए नंबर कि नगद आरक्षित अनुपात कम करना चाहिए। ठीक है, अगर किसी को प्रोत्साहन देना है तो जो आपकी नगद आरक्षित अनुपात है उसे क्या करना पड़ेगा, तो कम करना पड़ेगा। तो ऑप्शन आपका ए नंबर इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, ए नंबर लगाना है, यहाँ पर डी नंबर मत लगाइएगा क्योंकि डी नंबर देता है आप लोगों को प्रोत्साहन देने के लिए, है ना, और इकोनॉमिक्स देती है यहाँ पर आपके आंसर के प्रोत्साहन देने के लिए, लेकिन आप लोगों को दिया जाता है उपरोक्त सभी ताकि आप लोग जल्दी से आंसर लगा दें डी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यहाँ पर दिया है कि किसने ग्रामीण गरीबी उन्मूलन के लिए PURA अर्थात पूरा मॉडल अपनाने की वकालत की थी। यहाँ पर बताइएगा कि हमने बताया था पूरा मॉडल जिसके माध्यम से गरीब जो आपके हैं ग्रामीण क्षेत्र के लोग हैं उनको विकास किया जाए, और इस मॉडल को वकालत जो किया था किसने किया था। यहाँ पर याद रखिएगा डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के माध्यम से वकालत की गई थी पूरा मॉडल अपनाने के लिए, और इसके द्वारा ग्रामीण का जो विकास किया सकता था, याद रखिए आपकी योजना थी पूरा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यहाँ पर दिया गया है कि कृषि मंत्रालय ने यहाँ पर APMC अधिनियम 2017 का अनावरण किया है। इनमें से प्रत्येक राज्य और संशासित प्रदेश को किस प्रकार परिभाषित किया गया है। तो बताइएगा कि जितने भी आपके संशासित हैं और आपका राज्य है इनको परिभाषित किस प्रकार से किया गया है। यहाँ पर जवाब देना है आपका 16 नंबर में, इनमें से आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो चलिए यहाँ पर 16 नंबर की बात करते हैं तो आपका जवाब आ रहा है ए नंबर। याद रखिएगा एकल एकीकृत बाजार, क्या एकल एकीकृत बाजार आपका हो जाएगा, यहाँ पर ऑप्शन ए हो जाएगा। हमने बताया था ये देख सकते हैं 2017 मॉडल पर आपका है। ठीक है ना, इस प्रकार से परिभाषित किया गया है एकल एकीकृत बाजार। अगला क्वेश्चन दिया है बैंक मुद्रा का संबंध किससे है। बैंक मुद्रा का जो संबंध है वो आपके किससे है, यहाँ पर जवाब देना है। आप सभी का सही जवाब इनमें से राइट क्या हो जाएगा। तो चलिए 17 नंबर की हम बात करते हैं तो आप सभी का जवाब यहाँ पर आ रहा है। याद रखिएगा कि बैंक मुद्रा का संबंध होता है चेक से होता है, किससे होता है, चेक से होता है। याद रखिएगा ये बैंक मुद्रा में चेक हो गया, ड्राफ्ट हो गया, है ना, ये बैंक जमा से संबंधित आपके होते हैं जो कि मुद्रा के समान ही होती है। ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका डी नंबर राइट हो जाएगा। इसको कोई भी व्यक्ति लेने से मना नहीं कर सकता है। हाँ, यहाँ पर केस नहीं कर सकते, मान लो नहीं ले रहा है तो आप केस कर दो, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है,
तो यहाँ पर आपका डी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कि वैश्वीकरण के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है। वैश्वीकरण हमने आपको बताया था, अभी यहाँ पर वीडियो में बताया था जिसमें बताया था वैश्वीकरण मतलब क्या हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं कि आप लोग वैश्वीकरण का मतलब यहाँ पर क्या समझ सकते हैं। और भी आपके पास ऑप्शन दिए गए हैं, यहाँ पर देखिएगा थोड़ा छोटा आपको करना पड़ेगा। यहाँ पर देखिए 18 नंबर में जो ऑप्शन डी है, ठीक है ना, वैश्वीकरण का मतलब यहाँ पर डी वाला देख लीजिए डायरेक्ट कि इसने भारत में छोटे उद्यमियों में आशावाद का एक बोध पैदा करने के बजाय उनके अस्तित्व पर खतरा पैदा किया। तो ये इसका अर्थ हो जाएगा, ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी नंबर राइट हो जाएगा, ठीक है ना। मतलब वैश्वीकरण में क्या हुआ, भारत में जो छोटे उद्यमी थे उनकी जो आशा थी उसको क्या कर सकते हैं, उनके अस्तित्व को खतरा पैदा कर दिया। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका डी नंबर। अगला क्वेश्चन दिया गया है, इनमें से किस उत्पाद में ISI का निशान होता है। बताइएगा कि ISI का जो निशान होता है वो कौन से प्रोडक्ट में होता है 19 नंबर में। तो यार देखिए बिजली के जो उपकरण होते हैं, कौन जो बिजली के उपकरण होते हैं उनमें ISI अर्थात भारतीय मानक संस्थान यहाँ पर कह सकते हैं उसके क्या होता है, लोगो होता है, ठीक है ना, उसका चिन्ह आपका होता है। याद रखिए स्थापना की बात करते हैं तो इसकी स्थापना की गई थी 1955 में। कब, 1955 में आपकी की गई थी, ठीक है ना, क्लियर हो गया है। याद रखिए आगे प्रश्न को बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला दिया गया है, यहाँ पर आ गए हैं अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन दिया है, इनमें से कौन सी संस्था पंचवर्षीय योजना को लागू करने की मंजूरी देती है। बताइएगा, ये क्वेश्चन आपका पूछा जा सकता है, नोट कर लीजिएगा। ये 100% नहीं, श्योर है कि आपको 102% है ये क्वेश्चन आपका पूछा जाएगा, ठीक है। तो नोट कर लीजिए और स्टेटस में लगाइएगा और अपने दिखाइए पड़ोसी को। 20 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, राष्ट्रीय विकास परिषद। याद रखिए राष्ट्रीय विकास परिषद है जो कि आपके पंचवर्षीय योजना को लागू करने की मंजूरी देती है। तो ऑप्शन क्या बन जाएगा यहाँ पर 20 का ऑप्शन बी नंबर राइट हो जाएगा। क्लियर है, नोट कर लीजिए और आगे बढ़िए। अगला क्वेश्चन आपसे यहाँ पर दिया गया है, चलिए यहाँ पर क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है कि भारत में जीएसटी लागू करने का सुझाव किस समिति ने दिया था। चलिए बताइएगा कि भारत में जीएसटी लागू करने की जो सुझाव दिया था वो किस समिति ने दिया था। यहाँ पर जवाब देना है, आपका सही जवाब इनमें से राइट क्या हो जाएगा। चलिए भाई 16 नंबर में, और 16 का ऑप्शन यहाँ पर आ रहा है, काफी लोग जवाब दे रहे हैं 16 का बी। याद रखिए विजय केलकर समिति है, कौन, विजय केलकर समिति है, ऑप्शन आपका बी नंबर राइट हो जाएगा। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया है, भारत में हरित क्रांति का जनक किसे माना जाता है। चलिए बताइएगा कि भारत में हरित क्रांति का जनक किसे मानते हैं। यहाँ पर जवाब देना है 17 नंबर में, और 17 का ऑप्शन इनमें से क्या हो जाएगा, तो आपका MS स्वामीनाथन, ये भारत में हरित क्रांति की बोला गया है, और विश्व की बोल देता तो हम लोग यहाँ पर डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग लगा देते। क्लियर है ना, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा सी नंबर। अगला क्वेश्चन दिया है, इलाहाबाद बैंक का विलय किस बैंक में हुआ है। चलिए बताइएगा इलाहाबाद बैंक का विलय किस बैंक से हुआ है। यहाँ पर आपको जवाब देना है 18 नंबर में। तो चलिए 18 की बात करते हैं, तो यहाँ पर देख सकते हैं काफी लोग जवाब दे रहे हैं। यहाँ पर आपका डी नंबर आपके इंडियन बैंक में किया गया है। किसमें, तो आपके इंडियन बैंक में किया गया है, इसे नोट कर लीजिएगा। आपको याद होगा 1 अप्रैल 2020 में इलाहाबाद बैंक का इंडियन बैंक में विलय हो चुका है, याद रखिएगा, ठीक है ना। और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना की शुरुआत कब हुई थी। बताइएगा कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना की जो शुरुआत हुई थी ये आपकी कब हुई थी। तो चलिए यहाँ पर 19 नंबर जवाब देना है। 19 का ऑप्शन हो जाएगा 25 मार्च 2020 को। कब, 25 मार्च 2020 को। यहाँ पर ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी नंबर इसका राइट हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कि योजना आयोग के स्थान पर किस नए संस्थान का संगठन किया गया अर्थात गठन किया गया है। मतलब पहले आपका योजना आयोग थी, इसके स्थान पर एक नया संगठन आपको बन गया है, ये नया संगठन का नाम आपको बताना है। तो चलिए ऑप्शन को लॉक करना है, आपका सही जवाब इनमें से क्या हो जाएगा 20 नंबर में। सभी का जवाब लगभग आ चुका है। यहाँ पर आ रहा है नीति आयोग, बिल्कुल सही है, याद रखिए नीति आयोग आपका जवाब राइट हो जाएगा। कब से, तो आपके 1 जनवरी, ठीक है, 1 जनवरी 2015, क्या 2015 से आपका है, याद रखिएगा। क्लियर, इतना पॉइंट सभी को याद होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि गरीबी हटाओ का नारा कौन सी पंचवर्षीय योजना के दौरान दिया गया था। देखो हमने बताया है कि क्वेश्चन रिपीट भी हो सकते हैं, लेकिन आपके यहाँ पर इकोनॉमिक्स को मजबूत करने के लिए यहाँ पर आपको हम कई तरीके से आपको अवगत कराएंगे प्रश्नों से। ऑप्शन आ रहा है यहाँ पर आपका सी नंबर, 5वीं पंचवर्षीय योजना, ऑप्शन का सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कि भारत में ऑपरेशन फ्लड अर्थात श्वेत क्रांति कार्यक्रम के जनक के रूप में किसे जाना जाता है। यहाँ पर जवाब दीजिएगा। भाई वीडियो को लाइक करते रहिएगा, आपको अच्छा कंटेंट मिलेगा, आपको पढ़ने में आराम भी मिलेगी और आनंद भी आएगा, है ना। जब कुछ देने के बाद आपको पढ़ोगे तो लगेगा कि हमने कुछ दिया है, याद रखिएगा, है ना। याद रखिए एजुकेशन कभी किसी से फ्री नहीं लेना चाहिए, चाहे आप कुछ भी करिए, एक लाइक मांगा जाता है तो एक लाइक दे दिया करें, ठीक है ना, क्योंकि फ्री की शिक्षा किसी को काम नहीं आती, याद रखिएगा। तो चलिए यहाँ पर जवाब देना है 17 नंबर में कि भारत में ऑपरेशन फ्लड अर्थात श्वेत क्रांति कार्यक्रम के जनक के रूप में किसे जाना जाता है। यहाँ पर जवाब आ रहा है MS स्वामीनाथन। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, अच्छा सॉरी, ऑपरेशन फ्लड दिया श्वेत क्रांति, है ना, श्वेत क्रांति आपके डॉक्टर वर्गीस कुरियन, ऑप्शन आपका सी नंबर राइट हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कि भारत ने WTO की सदस्यता कब ग्रहण की थी। यहाँ पर जवाब देना है, यहाँ पर भारत ने WTO की सदस्यता कब ग्रहण की थी। तो यहाँ पर ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पर 1947 में। कब, 1947 में, ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पर बी नंबर राइट हो जाएगा, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यहाँ पर आपसे दिया गया है 1 जनवरी 1949 को किस बैंक का राष्ट्रीयकरण हुआ था। 1 जनवरी 1949 को किस बैंक का राष्ट्रीयकरण हुआ था। यहाँ पर आपको जवाब देना है, आपका सही जवाब इनमें से कौन सा हो जाएगा।
होगा। तो चलिए यहाँ पर देख सकते हैं आपका जवाब आ रहा है डी नंबर, मतलब आपका जवाब आ रहा है डी, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अर्थात आरबीआई का गठन हुआ था, अर्थात राष्ट्रीयकरण हुआ था। कब हुआ था? 1 जनवरी 1949 को। स्थापना कब हुई थी? स्थापना हुई थी आपके 1935 में। कब? तो आपके 1935 में इसकी स्थापना हो गई थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया है कि भारत में नवीनतम विमुद्रीकरण कब किया गया था? बताइएगा, भारत में नवीनतम विमुद्रीकरण जो किया गया वो कब किया गया था? यहाँ पर 20 नंबर में, और 20 का ऑप्शन क्या हो जाएगा? यहाँ पर भी हो जाएगा 2016 में। आप सभी को याद होगा कि 2016 में यहाँ पर किया गया था, तो 20 का ऑप्शन क्या हो जाएगा? यहाँ पर आपका बी नंबर राइट हो जाएगा। क्लियर है? इतना तो आप सभी को याद होगा, डेट भी याद होगा, 8 नवंबर। क्या? 8 नवंबर आपका हो जाएगा, बी नंबर राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि 12वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी? 12वीं पंचवर्षीय योजना आपसे पूछा गया है। आपको याद है कि लास्ट पंचवर्षीय योजना यहीं से हो गई थी, अर्थात यहाँ पर 2012 से लेके 2017 तक आपकी रही है। ये 12वीं पंचवर्षीय योजना का समय रहा है। ऑप्शन आपका सी नंबर राइट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया है स्वतंत्रता के पश्चात देश की प्रथम औद्योगिक नीति की घोषणा कब की गई थी? बताइएगा, स्वतंत्रता के पश्चात पूछा है, देश की प्रथम औद्योगिक नीति की घोषणा कब की गई थी? चलिए 17 नंबर में ऑप्शन क्या बनेगा? 17 नंबर में ऑप्शन क्या बनेगा? यहां पर आपका जवाब आ रहा है बी नंबर, 6 अप्रैल 1948। क्या? 6 अप्रैल 1948 ऑप्शन क्या बन जाएगा? यहां पर आपका बी नंबर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि हरित क्रांति के फलस्वरूप देश में कुल खाद्यान्न निम्नलिखित में से किसका अंश कम हो गया? बताइएगा, मतलब हरित क्रांति के बाद किसका जो योगदान था वो कम हो गया और एक योगदान था जो बढ़ गया था। मतलब यहां पर देख सकते हैं कि जो गेहूं था उसका बढ़ोतरी हुई थी, लेकिन जो आपके दलहन थे, मोटा अनाज था, उसकी कमी हो गई। आपको याद होगा, अपने पापा से, अपने बाबा से पूछेगा कि आप पापा ये बताइए या बाबा आप ये बताइए कि आप लोग क्या खाया करते थे अपने बचपन में, तो आपके पापा या बाबा यही कहेंगे कि बेटा हम यहाँ पर चने की रोटी खाते थे। क्या? चने के आटे की रोटी खाते थे, मक्के की खाते थे, लेकिन आप लोग क्या खा रहे हैं? यहाँ पर गेहूं की रोटी खा रहे हैं, है ना। तो ये जो मोटे अनाज होते हैं उसके अंतर्गत आपके यहाँ पर आते हैं। जब गेहूं ज्यादा पैदा होने लगा तो भाई इसकी कमी आपको होने लगेगी, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए नंबर राइट हो जाएगा। क्लियर हो गया है? चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे पूछा है श्वेत क्रांति किससे संबंधित है? श्वेत क्रांति किससे संबंधित है? यहाँ पर 19 नंबर को लॉक करना है। 19 की अगर हम बात करते हैं तो आपको याद होगा कि आपके दुग्ध उत्पादन से है, जो कि ऑप्शन आपका हो जाएगा डी नंबर, वर्गीज कुरियन यहाँ पर कह सकते हैं, ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया है 1 जनवरी 1995 को किस संगठन की स्थापना की गई थी? 1 जनवरी 1995 को किस संगठन की स्थापना की गई थी? 20 को ऑप्शन देना है और आपको याद होगा यहाँ पर विश्व व्यापार संगठन, ऑप्शन क्या हो जाएगा? यहाँ पर बी नंबर राइट हो जाएगा। ठीक है ना, बी नंबर आपका राइट हो गया। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, दिया गया आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना का आरंभ किसके द्वारा किया गया था? आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना का आरंभ किसके द्वारा किया गया? 16 का जवाब देना है। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं कितने लोग यहाँ पर सही जवाब दे सकते हैं। चलिए बिल्कुल सही है, याद रखिए ये आपके निर्मला सीतारमण, किसके द्वारा? निर्मला सीतारमण के द्वारा आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना का आरंभ किया गया था। नोट करिएगा, अच्छा क्वेश्चन आपका है। ठीक है, अगला है मिश्रित अर्थव्यवस्था का अर्थ क्या होता है? मिश्रित अर्थव्यवस्था का अर्थ क्या होता है? 17 नंबर को लॉक करना है। यहाँ पर आपका सही जवाब इनमें से कौन सा हो जाएगा? चलिए, मतलब होता है जहां सार्वजनिक और निजी क्षेत्र का क्या होता है? सह अस्तित्व होता है, वो क्षेत्र होता है, इसे बोलते हैं मिश्रित अर्थव्यवस्था। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है भारत में जीएसटी कब लागू किया गया था? भारत में जीएसटी कब लागू किया गया था? 18 का जवाब देना है। और 18 नंबर की बात करते हैं तो आपका जवाब इनमें से कौन हो जाएगा? चलिए जवाब दीजिए जल्दी से। 1 जुलाई को, बिल्कुल सही है, 1 जुलाई 2017, 1 जुलाई 2017 से भारत में जीएसटी लागू किया गया। ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? ए नंबर। ये कैसा है? एक अप्रत्यक्ष कर, याद रखिएगा, है ना। अगला क्वेश्चन दिया है अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन का जो मुख्यालय है ये कहां पर है? अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन का जो मुख्यालय है ये आपके कहां पर है? तो याद रखिए आपके जिनेवा में है। कहां पर है? आपके जिनेवा में है। ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है नीति आयोग के वर्तमान सीईओ। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि हरित क्रांति शब्द के प्रतिपादक आपके कौन है? चलिए बताइएगा, हरित क्रांति शब्द के प्रतिपादक आपसे पूछा गया है। सही जवाब इनमें से क्या बनने वाला है? यहाँ पर देखिए 16 नंबर में, और आपका 16 नंबर की अगर बात करते हैं तो जवाब हो जाएगा विलियम गॉड। क्या है? विलियम गॉड होगा, जो कि हमने बताया शब्द दिया गया है। क्या दिया है? शब्द दिया है। जब शब्द की बात करता है तो आपको जवाब क्या देना है? यहाँ पर बी नंबर आपको देना है। क्लियर है? इतना पॉइंट तो आप सभी को रट गया होगा पूरी तरीके से। ठीक है ना, रट गया है ना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया है ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम कब आरंभ किया गया था? ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम कब आरंभ किया गया था? यहाँ पर जवाब देना है 17 नंबर में। भाई शेयर भी करिए, लोगों को और जोड़िए। मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है पढ़ने में? आनंद भी आना चाहिए पढ़ाई के साथ साथ। ठीक है, चलिए बताइएगा 17 नंबर में ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम कब आरंभ किया गया? 17 नंबर में 17 की बात करते हैं तो आपका जवाब ए हो जाएगा 1970 से। कब? 1970 से। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए नंबर आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है निम्न में से कौन सा बैंक सरकारी नहीं है? कौन सा बैंक सरकारी नहीं है? यहाँ पर 18 का जवाब दीजिएगा। चलिए यूके बैंक, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, IDBI या पंजाब नेशनल बैंक। चलिए 18 नंबर में जवाब देना है और आप सभी का जवाब आ गया है यहाँ पर ए नंबर।
और काफी जो लोग यहाँ पर सी नंबर दे रहे हैं, मतलब आपने सही से पढ़ा है। यहाँ पर याद रखिए जो आपका IDBI बैंक है ये सरकारी बैंक नहीं है, याद रखिएगा ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, सी नंबर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट किसका वार्षिक प्रकाशन है? वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट वार्षिक प्रकाशन है, ये किसका प्रकाशन है, अर्थात ये जो रिपोर्ट प्रस्तुत करता है ना, ये कौन प्रकाशन करता है 19 नंबर में? याद रखिए ऑप्शन आपका ये हो जाएगा, ये आपके IBRD किसके द्वारा? तो आपके IBRD के द्वारा किया जाता है। यहाँ पर ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए नंबर इसका राइट हो जाएगा, ठीक है ना। इसकी स्थापना की गई थी 1978 में, कब? तो आपकी 1978 में इसकी स्थापना की गई थी, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है ये तृतीय पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आपकी आधारित थी? यहाँ पर देखो 20 नंबर आपको दिया गया है। हमने यहाँ पर बताया था तृतीय में एक हमने आपको ट्रिक बताया था, क्या बताया था? यहाँ पर आपकी चिंटू है और आपकी मिंटू है, ये चिंटू और मिंटू को हम 3 चीजों से खुशी करेंगे और 3 चीजों से ही इनको दुखी करेंगे। यहाँ पर देखो ये बना दिया, ये खुशी हो गए, और यहाँ पर ये बना दिया दुखी हो गए, अर्थात याद रखिएगा ये आपके सुखियम है और ये आपके दुखी हैं, ये सुखी हैं दुखी हैं, अर्थात सुखम दुखम मॉडल पर आधारित थी जो तृतीय पंचवर्षीय योजना है। आपके पास ऑप्शन आएगा यहाँ पर सुखम और दुखम, तो देखिएगा यहाँ पर देखो सैंडी मतलब क्या होता है, दुखी होता है, और आपका सुखमय आपका हो गया, तो याद रखिए सुखम दुखम, या ऐसे याद रखिएगा सैंडी मतलब दुख होता है और सुखी मतलब आपका सुख हो गया, तो याद रखिए सुखम दुखम मतलब जान सैंडी और सुखमय, ये हमारी ट्रिक है, तो इस ट्रिक के माध्यम से आसानी से याद रह सकता है। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि HYV कार्यक्रम को भारत में भी कहा जाता है, अर्थात यहाँ पर जो HYV कार्यक्रम है इसे भारत में क्या कहा जा सकता है? 19 का जवाब दीजिएगा। तो चलिए यहाँ पर 16 का जवाब दीजिए, सही जवाब क्या हो जाएगा? इसे बोलते हैं नव कृषि नीति, क्या बोलते हैं इसे? नव कृषि नीति बोलते हैं, ऑप्शन क्या हो जाएगा? यहाँ पर आपका डी नंबर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है निम्न में से किस बैंक की टैग लाइन है यहाँ पर? वन फैमिली वन बैंक, चलिए बताइएगा कि वन फैमिली वन बैंक ये किस बैंक की टैग लाइन है? चलिए 17 नंबर में यहाँ पर आपको लॉक करना है, सही जवाब इनमें से कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन आ रहा है डी, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, किसकी है? बैंक ऑफ महाराष्ट्र की टैग लाइन है वन फैमिली वन बैंक, ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है कि आत्मनिर्भरता की प्राप्ति को सर्वप्रथम किस योजना का मुख्य उद्देश्य निर्धारित किया गया था? आत्मनिर्भरता की प्राप्ति को सर्वप्रथम किस योजना का मुख्य उद्देश्य निर्धारित किया गया था? 18 का ऑप्शन में से क्या बनेगा? याद रखिए चौथी, किसमें? तो आपकी चौथी पंचवर्षीय योजना में आत्मनिर्भरता की प्राप्ति को यहाँ पर मुख्य उद्देश्य निर्धारित किया गया था, ऑप्शन क्या हो जाएगा? 18 का ऑप्शन का ए नंबर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है राज्यसभा ने GST कब पास किया था? राज्यसभा ने GST कब पास किया? 19 नंबर में, तो याद रखिएगा कि 3 अगस्त 2016 को, ठीक है, ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी नंबर राइट हो जाएगा, 3 अगस्त 2016 को पास किया था। क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है कि जिस बाजार संरचना में केवल विक्रेता होता है उसे एकाधिकार कहते हैं, मतलब यहाँ पर जो खाली स्थान भरना है वो आपको क्या भरना है, ये जवाब दीजिएगा। तो चलिए सबका जवाब आ रहा है ए नंबर, मतलब जिस बाजार संरचना में केवल एक विक्रेता होता है उसे एकाधिकार कहते हैं, ठीक है। ये थ्योरी से क्वेश्चन था, डायरेक्ट आपको यहाँ पर नोट कर लेना है। क्लियर है इतना पॉइंट? चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि जैसे जैसे अर्थव्यवस्था का विकास होता है वैसे वैसे जीडीपी में तृतीय क्षेत्र का जो अंश होता है वो घटता है या बढ़ता है? बताइएगा सही जवाब इनमें से राइट क्या हो जाएगा? जैसे जैसे अर्थव्यवस्था का विकास होता है वैसे वैसे जीडीपी में तृतीय क्षेत्र का जो अंश होता है वो घटता है या बढ़ता है? तो आपको याद होना चाहिए कि जैसे जैसे अर्थव्यवस्था का विकास होगा तो वही तृतीय क्षेत्र में जीडीपी क्या होगी, यहाँ पर कह सकते हैं 16 नंबर में ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा क्या? सी नंबर, बढ़ता है। क्या होता है? बढ़ता है। याद रखिएगा कि जैसे जैसे अर्थव्यवस्था बढ़ेगी तो जीडीपी का आपके तृतीय क्षेत्र में अंश क्या होता जाएगा? बढ़ता जाएगा, ठीक है ना। तो ऑप्शन क्या बन जाएगा? यहाँ पर आपका सी नंबर राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा, जितने लोग जुड़े हैं तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। चलिए क्वेश्चन दिया है कीमत स्वीकारक फर्म की औसत संप्राप्ति बाजार कीमत होती है, यहाँ पर 17 नंबर में। तो याद रखिए ऑप्शन आपका बी हो जाएगा के बराबर होती है। यहाँ पर आपको भरना क्या है? के बराबर। कुल मिला के थ्योरी से कहेंगे कि कीमत स्वीकारक फर्म की औसत संप्राप्ति बाजार कीमत के बराबर होती है। एक प्रकार की ये थ्योरी वाला क्वेश्चन है, तो डायरेक्ट आपको इसी प्रकार से नोट कर लीजिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते क्वेश्चन दिया है कि निम्नलिखित में से कौन लॉरेंज वक्र द्वारा मापा जाता है? हमने 2-3 क्वेश्चन आपको सॉल्व करा दिया है लगातार बैक टू बैक। इससे क्या होता है कि यहाँ पर आपको याद भी हो जाएगा। चलिए जितने लोग भी नए हैं सबका वेलकम है। चलिए 18 का अगर हम बात करते हैं तो याद रखिएगा कि जो आय की विषमता होती है, क्या आय की विषमता होती है, इसको हम लोग लॉरेंज वक्र के द्वारा मापते हैं। तो अब तो आपको गलती नहीं होना चाहिए, ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी नंबर राइट हो जाएगा। इसी कारण हम आपको बार बार इस चीज का रिवीजन करा रहे हैं कि कठिन क्वेश्चन भी आपको सरल लगने लगेंगे। चलिए यदि फर्म की लागत शून्य हो अथवा केवल स्थिर लागत हो तो संतुलन में पूर्ति की मात्रा को उस बिंदु द्वारा दर्शाया जाता है जिस पर औसत संप्राप्ति शून्य होती है। अब यहाँ क्या भरा जाएगा? तो यहाँ पर भरा जाएगा ए नंबर। इसे कहते हैं क्या? तो आपका पूर्ण प्रतिस्पर्धा बोलते
बोलते हैं। क्या इसे बोलते हैं? पूर्ण प्रतिस्पर्धा यहाँ पर हो जाएगा। यदि पूर्ण प्रतिस्पर्धा फर्म की लागत शून्य हो अथवा केवल स्थिर लागत हो तो संतुलन में पूर्ति की मात्रा उस बिंदु दर्शाया जाता है जिस पर औसत संप्राप्ति शून्य हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि परिवर्ती आगत तथा निर्गत से संबंधित है। परिवर्ती आगत तथा निर्गत से संबंधित है और ऐसी स्थिति में जब अन्य सभी आगतों को स्थिर रखा जाता है तो इसे क्या कहते हैं? तो 20 का ऑप्शन यहाँ पर बनेगा ए नंबर। कुल उत्पाद होता है। क्या कुल उत्पाद होता है? तो यहाँ पर बनेगा कुल उत्पाद। अब इसको पढ़ेंगे तब आपकी एक परिभाषा निकलेगी कि कुल उत्पाद परिवर्ती आगत तथा निर्गत से संबंधित है और ऐसी स्थिति में जब अन्य सभी आगतों को स्थिर कर देते हैं तब ये कुल उत्पाद आपका होता है। ठीक है, तो कठिन क्वेश्चन आपके थे। आते हैं अगले क्वेश्चन में कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना आधारित थी। तो आइए अब कुछ आपके सरल भी क्वेश्चन मिलेंगे। यहाँ पर बताइए आपका जवाब इनमें से राइट क्या हो जाएगा। द्वितीय पंचवर्षीय योजना जो आपकी आधारित थी 21 मॉडल पर आधारित थी। यहाँ पर जवाब देना है। चलिए, काफी लोग जवाब दे रहे हैं। यहाँ पर आपका द्वितीय पंचवर्षीय योजना पीसी महालनोबिस, जो कि हमने आपको बहुत ही बार बताया है कि पीसी महालनोबिस, जो कि ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पर ए नंबर राइट हो जाएगा। ठीक है, द्वितीय पंचवर्षीय योजना पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी। ठीक है, आगे बढ़ते क्वेश्चन दिया है कि विश्व बैंक, जिसे अंतरराष्ट्रीय पुनर्निर्माण तथा विकास बैंक भी कहते हैं, इसका मुख्यालय पूछा गया है। तो चलिए याद रखिए सबसे पहली बात कि विश्व बैंक को और अन्य नाम से क्या जानते हैं? तो अंतरराष्ट्रीय पुनर्निर्माण तथा विकास बैंक भी कहते हैं और इसका मुख्यालय पूछा गया है। तो जवाब क्या बनेगा? यहाँ पर बी नंबर बनेगा कि वाशिंगटन डीसी में है। कहां पर है? वाशिंगटन डीसी में है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी नंबर राइट हो जाएगा और 1945 में इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है, आगे बढ़ते क्वेश्चन आपसे अगला दिया गया है कि भारत में सिक्कों की ढलाई का एकमात्र अधिकार जो होता है वो किसके पास होता है? भारत में सिक्कों की ढलाई का एकमात्र अधिकार किसके पास है? कौन सी किसके पास होता है? याद रखिएगा भारत सरकार के पास। किसके पास है? भारत सरकार के पास। तो ऑप्शन आपका सी नंबर है राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कि अल्पकालीन सीमांत लागत वक्र अल्पकालिक औसत लागत वक्र को अल्पकालीन औसत लागत के न्यूनतम बिंदु पर काटता है। तो यहाँ पर याद रखिए 19 का ऑप्शन बनेगा बी, यहाँ पर नीचे। ठीक है, क्या होता है? नीचे। याद रखिए ऑप्शन इसका भरा जाएगा बी नंबर राइट भरा जाएगा। तो इस प्रकार से इसको परिभाषा के साथ मेल करिएगा और आराम से इसे पढ़ सकते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है उसी जाति के व्यक्तियों की वह संख्या है जो दी गई समय अवधि के दौरान आवास में कहीं और से आए हैं। अब इसे क्या कहा जाता है? तो ये परिभाषा आपकी है किसकी? तो आपके आप्रवासन है। यहाँ पर याद रखिए आप्रवासन उस जाति के व्यक्तियों की वह संख्या है जो दी गई समय अवधि के दौरान आवास में कहीं और से आए हैं, उन्हें बोलते हैं आप्रवासन बोलते हैं। ठीक है ना, तो आपके देखो इकोनॉमिक्स में कठिन हुए। अब इसके पहले हमने सरल सरल क्वेश्चन कराए थे तो आपको मजा आ रहा था। तो थोड़ा बहुत अगर आपको लगता है कि नहीं पीटी में आपके नंबर आ जाए तो आप लोगों को कठिन से भी आपको थोड़ा बहुत अवगत होना था। ठीक है, चलिए बताइएगा विकास का भारतीय मॉडल किसके हितों की सुरक्षा करता है? विकास के भारतीय मॉडल किसके हितों की सुरक्षा करता है? यहाँ पर 16 का जवाब देना है। तो चलिए यहाँ पर जवाब इनमें से क्या राइट होने वाला है? तो देखिए 16 का ऑप्शन बनेगा सी। ये होता है राज्य और व्यक्ति, अर्थात भारतीय विकास मॉडल, जो विकास का भारतीय मॉडल है वो किसकी सुरक्षा करता है? राज्य की भी और आपके व्यक्ति की। अर्थात ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी नंबर ए और बी दोनों को। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया है विनिवेश का अर्थ क्या होता है? विनिवेश का अर्थ इनमें से बताइए क्या होता है? विनिवेश का अर्थ क्या होता है? 17 नंबर में। तो देखिए विनिवेश मतलब होता है उद्यमों में सरकारी भागीदारी क्या घटाना। क्या उद्यमों में जो सरकारी भागीदारी होती है उसे घटाना ही क्या बोलते हैं? विनिवेश कहते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कि दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संघ जिसे बोलते हैं सार्क, तो सार्क की स्थापना कब की गई थी? याद रखिएगा 18 नंबर में। ऑप्शन बनेगा ए नंबर 1985 में। कब? 1985 में की गई थी। याद रखिएगा कि इनमें से आपके 8 आपके देश हैं। अब इन 8 देशों में जितने भी आपके पड़ोसी देश हैं और जल थल को मिलाकर सब इसमें ऐड है, लेकिन 2 आपके ऐड नहीं है, म्यांमार और कौन सा? तो यहाँ पर आपका कह सकते हैं कि आपका चीन। म्यांमार और चीन इसमें से शामिल नहीं है, नहीं तो जितने भी पड़ोसी देश रहे हैं, है ना, भारत, श्रीलंका और आपके पड़ोसी देश जो भी है और आपका भारत इसमें से शामिल है, लेकिन चीन, म्यांमार शामिल नहीं है। आगे बढ़ते क्वेश्चन दिया है कि श्रमिक की उत्पादकता बढ़ने पर निम्नलिखित में से क्या घटित होती है? देखिए जब श्रमिक की उत्पादकता बढ़ने पर यहाँ पर क्या घटित होती है? 19 नंबर में। तो 19 का ऑप्शन हो जाएगा क्या? यहाँ पर सी कि प्रतियोगी फार्मों को अधिक पूंजी के प्रयोग के लिए प्रेरित किया जाएगा। क्या? यहाँ पर प्रतियोगी फार्मों को अधिक पूंजी के प्रयोग के लिए यहाँ पर प्रेरित किया जाएगा। तो आपका जवाब हो जाएगा सी नंबर। ठीक है, आगे बढ़ते क्वेश्चन दिया है कि आयकर अधिनियम के अंतर्गत इनमें से कौन सा एक आय का स्रोत नहीं है? तो ये बताइएगा आयकर अधिनियम, है ना, एक आयकर अधिनियम आया था जिसमें से बताइए कि आय का स्रोत आपका नहीं है। यहाँ पर 20 नंबर में ऑप्शन बनेगा सी। याद रखिए कृषि से आय, ये आयकर के अधिनियम के तहत आपका एक आय का स्रोत नहीं है। वहीं पर अन्य स्रोतों से आय है, पूंजीगत लाभ से है, ग्रह संपत्ति से, लेकिन कृषि आय से यहाँ पर आय का स्रोत नहीं होगा, ये आयकर अधिनियम। ठीक है, आगे बढ़ते क्वेश्चन
दिया है कि मुद्रास्फीति के समय कौन सा वर्ग लाभ में रहता है। मुद्रास्फीति के समय कौन सा वर्ग यहाँ पर लाभ में रहता है, यहाँ पर जवाब देना है। सही जवाब इनमें से कौन बनेगा? तो चलिए 16 नंबर में 16 का ऑप्शन हो जाएगा क्या? तो यहाँ पर याद रखिए 16 का ऑप्शन आ रहा है सी नंबर। याद रखिए व्यापारी वर्ग, ठीक है, क्या होता है? व्यापारी वर्ग होता है। यहाँ पर याद रखिएगा सभी मत लगाइएगा। जब सभी कर देंगे कि निवेश भी कर रहा है, उपभोग की कर रहा है, व्यापार भी है, तो फिर मतलब नहीं निकलेगा, ठीक है। तो मुद्रास्फीति के समय कौन सा वर्ग लाभ में रहता है? व्यापार, जो कह सकते हैं व्यापार करते रहता है तो वस्तु बेचता है, क्योंकि जब वस्तु बेचता है तो क्या होता है, छोटी वस्तु मतलब कम वस्तु ज्यादा में बिक जाती है ना, क्योंकि उस समय जो प्रोडक्शन होता है, कह सकते हैं प्रोडक्ट होता है, उत्पाद की जो मात्रा होती है बढ़ जाती है और पैसे की वैल्यू क्या होती है, वो घट जाती है। इस कारण से ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी नंबर आपको हो जाएगा, व्यापारी हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते क्वेश्चन दिया गया है कि अर्थव्यवस्था में असली मुद्रा मूलधन किसके कारण बढ़ जाती है। चलिए, अर्थव्यवस्था में असली मुद्रा मूलधन किसके कारण बढ़ जाती है, यहाँ पर 17 नंबर में। तो 17 का ऑप्शन ये हो जाएगा, कीमतों में कमी। क्या होती है? कीमतों में कमी। ऑप्शन ए नंबर आपका राइट हो जाएगा कि अर्थव्यवस्था में असली मुद्रा मूलधन किसके कारण बढ़ जाता है, तो आपकी कीमतों में कमी। ऑप्शन ए नंबर राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते क्वेश्चन दिया है, बेरोजगारी के एक प्रकार को क्या कहते हैं, जिसमें कई लोगों के कार्यरत होने पर भी उत्पादकता कम होती है। मतलब बहुत लोग उसमें शामिल हैं लेकिन फिर भी क्या है, उत्पादकता आपकी कम हो रही है। तो ऐसी बेरोजगारी को हम लोग क्या कहते हैं? तो प्रचंड बेरोजगारी कहते हैं, जो कि हमने आपको कई बार बताया, इसे बोलते हैं प्रचंड बेरोजगारी, ठीक है ना। मतलब जो क्वेश्चन आपको अच्छा लगता है कि आपने पढ़ा है, थोड़ी चेहरे पे मुस्कान आ जाती है ना, लेकिन भाई साहब अगर कठिन क्वेश्चन आ गया तो आपके चेहरे डाउन हो जाते हैं। तो परेशान मत होइएगा कि क्योंकि कठिन क्वेश्चन अगर आप पढ़ लेते हैं तो एग्जाम में बस आपके चेहरे मुस्कान आना चाहिए, ठीक है ना। क्लास में जरूरी नहीं है, एग्जाम हॉल में आपको मुस्कान लाना जरूरी है। चलिए, कह रहा आपसे यहाँ पर वस्तुओं और सेवाओं पर लगने वाले कर को किसके रूप में जाना जाता है? जो वस्तुओं और सेवाओं पर लगने वाला जो कर होता है वो किसके रूप में जाना जाता है? 19 नंबर में ये होता है आपका अप्रत्यक्ष कर, क्योंकि आपको याद है ये इनडायरेक्ट टैक्स होते हैं, अर्थात आपका जवाब हो जाएगा सी नंबर राइट हो जाएगा, ठीक है ना, जीएसटी। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया है कि एक अर्थव्यवस्था यदि उत्पाद संसाधनों की कमी से जूझ रही है तो कुल खर्चा में गिरावट का कारण क्या हो सकता है? यहाँ पर 20 नंबर में याद रखिए, एक अर्थव्यवस्था ऐसी है कि यदि उत्पाद संसाधनों की कमी से जूझ रही है तो कुल खर्च में वृद्धि का जो कारण होता है वो क्या हो सकता है? यहाँ पर ऑप्शन से हो जाएगा सांकेतिक आय और आपकी कीमतों में वृद्धि हो रही है। क्या सांकेतिक आय है और आपकी कीमतों में वृद्धि हो रही है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी नंबर राइट हो जाएगा, ठीक है ना। और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, दिया है स्टैगफ्लेशन क्या तात्पर्य है? स्टैगफ्लेशन क्या होता है? 16 नंबर में जवाब देना है, स्टैगफ्लेशन क्या होता है। यहाँ पर आपका जवाब इनमें से राइट क्या बन जाएगा, और इसके पहले भी हमने आपको बताया भी था ना। तो चलिए आज यहाँ पर आप लोगों को सॉल्व करना है, इसका राइट आंसर क्या बनेगा। चलिए, काफी लोग जवाब दे रहे हैं बी नंबर। याद रखिए, प्रसार के साथ साथ बेरोजगारी, मतलब यहाँ पर दे सकते हैं ऑप्शन क्या बनेगा? बी नंबर बनेगा, ठीक है। विस्फीति के साथ बेरोजगारी नहीं, यहाँ पर प्रसार के साथ प्रसार भी हो रही है और बेरोजगारी भी हो रही है, तो यहाँ पर याद रखिए ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी नंबर राइट बनेगा। अगला क्वेश्चन है कि जीएसटी परिषद में कितने सदस्य हैं? जीएसटी परिषद में कितने सदस्य हैं, यहाँ पर जवाब देना है। और 17 का ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर आपका सी हो जाएगा 33। कितने हैं? तो आपके 33। ऑप्शन क्या हो जाएगा? आपका यहाँ पर सी नंबर राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते क्वेश्चन दिया है, निम्नलिखित में से कौन सी संस्था वर्ल्ड बैंक के नाम से भी जानी जाती है? कौन सी संस्था है जो वर्ल्ड बैंक के नाम से भी जानी जाती है? यहाँ पर जवाब देना है। आपका सही जवाब इनमें से कौन सा हो जाएगा? चलिए, यहाँ पर 18 नंबर में ऑप्शन आ रहा है ए नंबर। याद रखिए, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। ऑप्शन क्या बनेगा? ए नंबर इसका जवाब राइट हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला है, नियत विदेशी मुद्रा की दर को कौन बदल सकता है? नियत विदेशी मुद्रा की दर को कौन बदल सकता है? तो इनमें कौन बदलेगा? ये बदलेंगे जो आपके भारतीय रिजर्व बैंक है। कौन है? जो भारतीय रिजर्व बैंक है वही बदल सकते हैं, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए नंबर राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते क्वेश्चन दिया है कि भारत की सामयिक निधि में से राज्यों के बीच राजस्व की अनुदान सहायता को नियंत्रित करने के लिए सिद्धांतों पर कौन राष्ट्रपति को सिफारिश करता है? तो 20 का ऑप्शन बनेगा यहाँ पर सी नंबर। यहाँ पर वित्त आयोग। याद रखिए, भारत की सामयिक निधि में राज्यों के जो बीच राजस्व अनुदान होता है उसको सहायता नियंत्रित करने के सिद्धांत पर कौन राष्ट्रपति को सिफारिश करता है? तो आपका वित्त आयोग करता है, ठीक है। आगे बढ़ते क्वेश्चन आपसे अगला पूछा है, 20 सूत्री जो कि बोला जाता है गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम जो आपका चालू किया वो किसने चालू किया था? यहाँ पर जवाब देना है। आपका सही जवाब इनमें से राइट क्या हो जाएगा? तो चलिए यहाँ पर देते हैं कितने लोग यहाँ पर सही जवाब देने वाले हैं। गरीबी सूत्र आपको दिया गया है ना। चलिए यहाँ पर जवाब 16 नंबर में, चौथी दे रहे हैं काफी लोग। चलिए और जवाब दीजिएगा। तो चलिए यहाँ पर जवाब हो जाएगा सी नंबर। याद रखिए, चौथी नहीं है, पांचवी है। कौन है? तो आपकी 5वीं योजना में शुरू की गई थी। ऑप्शन जो बनेगा यहाँ पर आपका हो जाएगा सी नंबर राइट हो जाएगा। सी नंबर आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया है कि निम्न में से कौन सा कथन आपका सत्य दिया गया है? तो चलिए 17 नंबर में यहाँ पर दिया गया है कि मुद्रा संकुचन के समय मुद्रा का मूल्य बढ़ता है तथा वस्तुओं के मूल्य गिर जाते हैं। ये है आपकी मुद्रा संकुचन की बात हो रही है। और मुद्रास्फीति में क्या होता है?
कि मुद्रा का मूल्य गिरता है और वस्तुओं के मूल्य बढ़ जाते हैं। याद रखिएगा कि मुद्रास्फीति और मुद्रा संकुचन एक दूसरे के क्या होते हैं, एक दूसरे के क्या होते हैं, विलोम होते हैं। क्या होते हैं? एक दूसरे के विलोम होते हैं। तो इस प्रकार से याद रखिएगा ऑप्शन यहाँ पर दोनों ही जो पॉइंट है वो आपके यहाँ पर सत्य दिए गए हैं। ठीक है, क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि भारत की राष्ट्रीय आय की गणना कौन करता है। चलिए बताइएगा कि भारत की राष्ट्रीय आय की गणना कौन करता है। 18 का जवाब देना है। चलिए 18 की अगर हम बात करते हैं तो सही जवाब इनमें से क्या बन जाएगा, कौन हो जाएगा? तो केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, ऑप्शन क्या बन जाएगा? बी नंबर राइट हो जाएगा। केंद्रीय सांख्यिकी संगठन आपका जवाब राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया है कि अर्थव्यवस्था में असली मुद्रा मूलधन किसके कारण बढ़ जाता है। चलिए अर्थव्यवस्था में असली मुद्रा मूलधन किसके कारण बढ़ जाता है। यहाँ पर 19 नंबर में ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो 19 का ऑप्शन बन जाएगा कीमतों में कमी। क्या? कीमतों में कमी। ऑप्शन आपका ए नंबर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे दिया है यार निम्नलिखित में से कौन समवर्ती सूची का एक हिस्सा है। समवर्ती सूची का हिस्सा पूछा गया है। समवर्ती सूची में यहाँ पर बताइए 20 नंबर में कौन सा बनेगा। तो चलिए 20 नंबर की बात करते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन बन जाएगा सी। यहाँ पर दिवालियापन और जो आपका ऋण शोधन क्षमता है ये आपके समवर्ती सूची में आता है। ऑप्शन क्या बन जाएगा? यहाँ पर सी नंबर आपका राइट हो जाएगा। क्लियर हो गया है। चलिए यहाँ पर देख रहे हैं कि कठिन की वजह से यहाँ पर लोग जुड़ नहीं पा रहे हैं, है ना, कठिन की वजह से जुड़ नहीं पा रहे हैं। तो चलिए यहाँ पर हम आपको सरल सरल पढ़ाते हैं क्योंकि यहाँ पर हमें भी से नहीं पता था कि आप लोगों को सरल की जरूरत होती है। चलिए आइए यहाँ पर क्वेश्चन दीजिए 16 नंबर में कि भारतीय अर्थव्यवस्था का मेरुदंड कौन सा क्षेत्र है। चलिए बताइए यहाँ पर जो आप सही क्या हो जाएगा कि भारतीय अर्थव्यवस्था का जो आपका मेरुदंड है वो किसे कहते हैं। चलिए अब जवाब दीजिएगा, आपका सही जवाब में से राइट क्या हो जाएगा। चलिए 16 नंबर में, यहाँ पर 16 नंबर में जवाब क्या हो जाएगा? तो देखिए भारतीय अर्थव्यवस्था का मेरुदंड कौन हो जाएगा? कृषि आय क्षेत्र। ठीक है, ऑप्शन आपका डी नंबर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन करने वाली संस्था कौन सी है। चलिए यहाँ पर जवाब दीजिएगा 17 नंबर में। 17 का ऑप्शन क्या बनेगा? तो याद रखिए केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। क्या? केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। अगला क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित में से किस क्रांति ने तिलहनों के उत्पादन में वृद्धि उत्पन्न कर दी। चलिए यहाँ पर बताइएगा कि किस क्रांति ने तिलहनों के उत्पादन में वृद्धि उत्पन्न की थी। यहाँ पर 18 नंबर में क्या बनेगा? तो आपकी पीली क्रांति। ऑप्शन आपका डी नंबर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि भारत की 12वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था। 12वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य बताना है। यहाँ पर 19 नंबर में क्या बनेगा? याद रखिएगा कि यहाँ पर आपका तेज, सतत और अधिक सम्मिलित विकास था। ऑप्शन डी नंबर नोट करिएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया है एक सहकारी समिति के गठन के लिए न्यूनतम कितने सदस्यों की आवश्यकता होती है। चलिए 20 का जवाब दीजिएगा। तो 20 का ऑप्शन हो जाएगा डी नंबर। यहाँ पर 10 होती है। कोई भी सहकारी समिति है और उसके अगर गठन करना है तो याद रखिएगा क्या हो जाएगा? यहाँ पर 10 लोगों की होती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है न्यूनतम समर्थन मूल्य का निर्धारण कौन करता है। न्यूनतम समर्थन मूल्य का निर्धारण कौन करता है। यहाँ पर 16 का जवाब देना है। चलिए 16 की अगर हम बात करते हैं तो आपका जवाब क्या बनेगा? यहाँ पर देख सकते हैं, जवाब दीजिए फटाफट। चलिए यहाँ पर देखिएगा आपका जवाब इनमें से कौन सा हो जाएगा 16 नंबर में। चलिए 16 नंबर में चलिए ऑप्शन आ रहा है सी नंबर। यहाँ पर याद रखिए न्यूनतम कृषि मूल्य का निर्धारण कृषि लागत एवं मूल्य आयोग करता है। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि पंचायती राज व्यवस्था की नीति 3 स्तरीय संरचना है, इनमें से कौन सी 3 स्तरीय प्रणाली के निम्न स्तर पर है। तो ये बताइए निम्न स्तर पे आपको बताना है क्या हो जाएगा। चलिए यहाँ पर 17 नंबर में। तो चलिए यहाँ पर जिनके पास जो भी मॉडल पेपर है तो अपना ही कर लीजिए, दूसरे को वाला क्यों कर रहे हो, है ना। तुम ही पास हो जाओ, नंबर 1 में रैंक आ जाओ, कम से कम यूपी में आपका नाम हो जाएगा, है कि नहीं। अगर नंबर 1 प्रैक्टिस सेट आपके पास है ना, तो प्रैक्टिस सेट क्या है आप पढ़ लीजिए तो आप नंबर 1 में आ जाएंगे, है कि नहीं। चलिए बताइएगा 17 नंबर में यहाँ पर सही क्या हो जाएगा। 17 नंबर में यहाँ पर ऑप्शन क्या हो जाएगा? ये जो आपका होता है क्या कि आपके यहाँ पर जो ऑप्शन ए हो जाएगा ग्राम पंचायतें। क्या? 3 स्तरीय में जो 3 स्तर में निम्न स्तर की होती है वो ग्राम पंचायतें होती हैं। ऑप्शन ए नंबर राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि म्यूचुअल फंड और शेयर बाजारों के लिए मूलभूत विनियामक प्राधिकरण किसे प्राप्त है। चलिए बताइएगा कि म्यूचुअल फंड और शेयर बाजारों के लिए मूलभूत विनियामक प्राधिकरण किसे प्राप्त है। 18 में यहाँ पर जवाब क्या बनेगा? तो 18 का ऑप्शन यहाँ पर बनेगा ए नंबर भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए नंबर राइट हो जाएगा। क्लियर है इतना पॉइंट। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है वाणिज्यिक बैंकों के दूसरे राष्ट्रीयकरण में बैंकों का जो राष्ट्रीयकरण हुआ था वो बताइए कितने बैंकों का हुआ। यहाँ पर 19 नंबर में क्या बन जाएगा? तो ऑप्शन सी हो जाएगा आपका 6 बैंकों का। ठीक है ना, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? यहाँ पर आपका सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है यहाँ पर दिया गया कौन सा कि लक्ष्मी विलास बैंक। लक्ष्मी विलास बैंक का तमिलनाडु का 93 वर्षीय बैंक मुंबई की एक वित्तीय इकाई के साथ विलय
विलय हुआ है। इस इकाई का नाम बताइएगा। यहाँ पर 20 का जवाब जो बनेगा क्या हो जाएगा। चलिए 20 की अगर हम बात करते हैं तो याद रखिए ये है आपका इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस। क्या हो जाएगा, ऑप्शन बन जाएगा बी नंबर राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है। यहाँ पर दिया गया अगला क्वेश्चन कि 2017-18 के दौरान निम्नलिखित में से कौन सा देश दुनिया का सबसे बड़ा दूध का उत्पादक देश रहा है। चलिए 16 का जवाब देना है। यहाँ पर सही जवाब इनमें से राइट कौन सा हो जाएगा। चलिए समय भी दिया गया है कि यहाँ पर कौन सा जवाब बनेगा। तो चलिए 16 का ऑप्शन आ रहा है बी नंबर भारत। तो देखिए भारत लगातार कई वर्षों से यहाँ पर दूध में पहले स्थान पर है। ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला बिटकॉइन क्या है। तो चलिए बिटकॉइन क्या है 17 नंबर में। बिटकॉइन क्या है तो याद रखिए डिजिटल मुद्रा का एक रूप है। ठीक है, डिजिटल मुद्रा का एक रूप है। ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी नंबर आपका राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया है कि किस वर्ष भारत में बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। किस वर्ष भारत में बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। 18 नंबर में क्या बन जाएगा, तो आपका यहाँ पर 1969 हो जाएगा। क्या, ऑप्शन डी हो जाएगा 1969। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना किस वर्ष में हुई थी। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना किस वर्ष हुई थी, 19 नंबर में। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी नंबर 1935 आपका जवाब राइट हो जाएगा। ठीक है ना, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा है कि केंद्र सरकार के विकास व्यय में शामिल नहीं है। केंद्र सरकार के विकास व्यय में शामिल नहीं होता है। यहाँ पर 20 का जवाब देना है। तो जवाब क्या हो जाएगा, रक्षा व्यय। ठीक है, क्या हो जाएगा, रक्षा व्यय। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है वस्तु एवं सेवा कर अर्थात भारत में जो जीएसटी है वो जुलाई को पेश किया गया था। ये कब पेश किया गया था, यहाँ पर जवाब देना है 16 नंबर में। आपका जो जवाब बनेगा सही जवाब इनमें से राइट क्या हो जाएगा। चलिए बताइएगा यहाँ पर जो आपका जवाब बनेगा वो कौन सा हो जाएगा। चलिए जवाब तो बिल्कुल सही है ना, इजी है, कोई दिक्कत नहीं है, इसको आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। चलिए ऑप्शन सी आ रहा है 2017। ठीक है ना, 1 जुलाई 2017 से ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है वर्तमान भारत सरकार ने आम लोगों के बीच बचत को प्रोत्साहित करने के लिए किस योजना को पुनः शुरू किया था। चलिए बताइएगा कि वर्तमान भारत सरकार ने आम लोगों के बीच बचत को प्रोत्साहित करने के लिए किस योजना को पुनः शुरू कर दिया है। ये शुरू कर दिया है आपकी किसान विकास पत्र। क्या, किसान विकास पत्र। ऑप्शन आपका ए नंबर है राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है किसानों को लाभ पहुंचाने के लिए प्रधानमंत्री बीमा योजना शुरू की गई। मतलब यहाँ पर कौन सी आपकी जाएगी खाली स्थान में, प्रधानमंत्री किसान बीमा योजना। क्या बन जाएगा, तो 18 का ऑप्शन याद रखिएगा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। क्या, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना भरा जाएगा। ऑप्शन सी नंबर भरा जाएगा। ठीक है, किसान या प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना है। ठीक है, ऑप्शन सी आपका जवाब राइट हो जाएगा। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि वह स्थिति जब एक अर्थव्यवस्था में पैसों की आपूर्ति वस्तुओं और सेवाओं की आपूर्ति से अधिक हो जाती है उसे क्या कहलाते हैं। 19 नंबर में। तो 19 का ऑप्शन क्या बनेगा, या देखिए मुद्रास्फीति, जो कि अभी आपने पढ़ा था। ठीक है ना, पैसे की आपूर्ति वस्तुओं और सेवाओं की आपूर्ति से अधिक हो जाती है। तो यहाँ पर ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी नंबर राइट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर बताइएगा इनमें से कौन सी भारत के विकास के लिए आवश्यक शर्त आपकी नहीं है। चलिए 16 का जवाब देना है। यहाँ पर आपका सही जवाब क्या हो जाएगा 16 नंबर में, पूंजी संचय, संसाधन खोज, जनसंख्या वृद्धि या तकनीकी विकास। तो आप सभी लोग जवाब जानते हैं, पहले का सभी का जवाब आ गया है। यहाँ पर आपका सी नंबर याद रखिएगा, अगर भारत के विकास को बढ़ाना है तो जनसंख्या वृद्धि दर में कमी करना पड़ेगा। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पर सी नंबर राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया है नगद आरक्षित अनुपात उपकरण है। नगद आरक्षित अनुपात जो उपकरण है किसका उपकरण है, यहाँ पर जवाब देना है। सही जवाब इनमें से कौन सा हो जाएगा, चलिए बताइएगा। यहाँ पर जवाब देना है क्या हो जाएगा 17 नंबर में। चलिए यह देखिए मौद्रिक नीति क्या होती है, नगद आरक्षित होती है, मौद्रिक नीति होती है। यहाँ पर जो ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर नंबर राइट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया है इनमें से कौन सा जोड़ा गलत दिया गया है। इनमें से कौन सा जोड़ा गलत दिया गया है बताइएगा। चलिए 18 नंबर में बताइए कौन सा जोड़ा गलत दिया गया है। तो देखिए कह रहा है 5वीं, है ना, कह रहा है आपसे 5वीं पंचवर्षीय योजना 1961 से दे रहा है 66 तक, जबकि आपको याद होगा कि 1966 और यहाँ तो भैया आपकी चली थी तीसरी चली थी, है ना। यहाँ पर 61 से 66 आपकी तीसरी चली थी, अर्थात पहला ही ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। 8वीं चली थी 92 से 97, 11वीं चली थी 7 से 12 और पहली 51 से 56। क्लियर है ना, फर्स्ट आपका हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला है ये दशमलव मुद्रा पद्धति कब शुरू हुई थी। हर एक क्वेश्चन को नोट कर लीजिएगा अच्छे से, ठीक है ना। चलिए दशमलव मुद्रा पद्धति कब से शुरू की गई थी, 1900 यहाँ पर कह रहे हैं। चलिए 57, चलिए ऑप्शन सी आपका हो जाएगा 1957, आपका जवाब बिल्कुल से राइट हो जाएगा, है ना। मतलब 1 रुपए को 100 पैसों में बांटना यहाँ से स्टार्टिंग हुई, ऑप्शन सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया है कि किस पंचवर्षीय योजना ने ऐसा माना कि मानव विकास ही सभी विकासात्मक प्रयासों का क्या है, मूल है। ये जो कह सकते हैं कौन सी पंचवर्षीय योजना में था, ये आपकी 8वीं पंचवर्षीय योजना में। याद रखिए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पर सी हो जाएगा कि 8वीं पंचवर्षीय योजना ने एक ऐसा माना कि मानव विकास ही क्या है, सबसे ज्यादा विकासमत प्रयास आपका होगा। तो यही कारण देख सकते हैं भारत में उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण की शुरुआत कर दी गई थी, तो ऑप्शन सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा है कि एक अनुचित बैंक में शामिल किया जाता है।
तो चलिए 16 का जवाब देते हैं। यहाँ पर 16 नंबर में यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक अनुचित बैंक को में शामिल करते हैं। तो देखिए यहाँ पर जो 16 का है वो आपका यहाँ पर क्या होगा, भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम की द्वितीय आपकी अनुसूची। याद रखिए भारतीय रिजर्व बैंक के पास बैंकों की सूची है और वह बैंकों के कह सकते हैं जिनका क्या होता है, जिनका नाम मतलब भारतीय अनुसूची के अंतर्गत ही 1934 के तहत रखते हैं। तो यहाँ पर जो ऑप्शन है सी नंबर इसका राइट हो जाएगा, तो इसको नोट कर लीजिएगा। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया है नगद आरक्षित अनुपात और खुला बाजार परिसंचालन के साधन आपके हैं। यहाँ पर 17 का जवाब देना है। तो देखिए नगद आरक्षित अनुपात और खुला बाजार परिसंचालन, तो बात वही हो गई जो कि अभी हमने पढ़ाया, मौद्रिक नीति। क्या हो जाएगी, मौद्रिक नीति। ऑप्शन क्या बन जाएगा, ए नंबर आपसे राइट हो जाएगा। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया है निम्न में से कौन सा बैंक अपने शुरुआती समय में शाही बैंक अर्थात इंपीरियल बैंक के नाम से जाना जाता था। यहाँ पर बताइएगा कि पहले इसे हम लोग शाही बैंक या इंपीरियल बैंक कहते थे, लेकिन आगे चलकर यहाँ पर इसका नाम परिवर्तन हो गया। यहाँ पर जवाब क्या हो जाएगा, तो बी नंबर भारतीय स्टेट बैंक। हमने आपको बताया था कि प्रारंभ में 3 बैंक थे, है ना, मद्रास, मुंबई, एक और वो कलकत्ता, इन तीनों को मिलाकर बनाया गया था इंपीरियल बैंक। ठीक है, और इंपीरियल बैंक की स्थापना हुई थी 1921 में, है ना, और इसको बाद में आगे चल के 1955 में क्या किया गया, इसे हटाकर इसका नाम बदल दिया गया और भारतीय स्टेट बैंक रख दिया गया। तो इस प्रकार से निर्माण होता है किसका, आपके भारतीय स्टेट बैंक का। क्लियर हो गया, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला है निम्न में से कौन सी समिति बैंकिंग सुधार से जुड़ी हुई है। कौन सी समिति है जो बैंकिंग सुधार से जुड़ी हुई है 19 नंबर में। यहाँ पर देखिएगा एक आपकी समिति आई थी नरसिम्हन समिति 1991 में। ठीक है, तो ऑप्शन आपका भी हो जाएगा नरसिम्हन समिति 1991 में। ये पहली नरसिम्हन समिति की स्थापना की गई थी, याद रखिएगा, जिसमें से बैंकों में सुधार, वित्तीय समावेश पर टिप्पणी आदि यहाँ पर स्थापना हुई थी। ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है यहाँ पर कि भारत की राष्ट्रीय आय में किस क्षेत्र का सर्वाधिक योगदान है। तो चलिए देख सकते हैं आप, पूरे तरीके से देखा जाए तो रिवीजन है, निचोड़ रिवीजन है, और अगर आप रिवीजन क्लास में अच्छा प्रदर्शन करते हैं तो इकोनॉमिक्स में 5 में 5 क्वेश्चन आप करके आएंगे। हमने बताया है कि आपको कुछ भी हो हम आपके 5 में 5 इकोनॉमिक्स में सही करवाएंगे। बस जितनी क्लासें हम आपको दे रहे हैं तो आप लोग लीजिएगा, क्योंकि हम अपने रणनीति के अनुसार ही आपको दे रहे हैं कि हम कैसे आपको कवर करा दें कि 5 नंबर आप किसी प्रकार से लाइए इकोनॉमिक्स से, है ना। तो चलिए यहाँ पर देख सकते हैं 20 नंबर में, तो 20 नंबर में ऑप्शन क्या बनेगा, यहाँ पर याद रखिए तृतीय क्षेत्र में यहाँ पर सर्वाधिक यहाँ पर कह सकते हैं योगदान है। नोट कर लीजिएगा, तृतीय क्षेत्र होता है कौन, जो आपका सेवा क्षेत्र होता है। ठीक है ना, तो ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया है कि भारत का सबसे बड़ा वाणिज्यिक बैंक इनमें से कौन सा है। भारत का सबसे बड़ा वाणिज्यिक बैंक इनमें से कौन सा हो जाएगा। तो चलिए यहाँ पर जवाब देना है 16 नंबर में। तो चलिए 16 नंबर में जवाब आ रहा है यहाँ पर आपका भारतीय स्टेट बैंक। चलिए जवाब देना है, बिल्कुल सही जवाब है, याद रखिएगा यहाँ पर भारतीय स्टेट बैंक। 16 का ऑप्शन क्या बन जाएगा, बी, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, है ना। यहाँ पर आपका जवाब हो जाएगा कौन सा, बी नंबर आपका हो जाएगा। सबसे बड़ा क्या है, ये आपका बैंक है, वो भी कैसा है, व्यवसायिक बैंक है। ठीक है ना, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि नगद आरक्षित अनुपात जितना कम होगा बैंकों द्वारा ऋण देने की जो गुंजाइश होती है वो क्या हो जाएगी। तो चलिए यहाँ पर जवाब देना है 17 नंबर में। सही जवाब क्या हो जाएगा, ठीक है ना। तो नगद आरक्षित अनुपात जितना कम होगा तो बैंकों द्वारा ऋण देने की जो गुंजाइश हो जाती है वो क्या हो जाती है, तो अधिकतम हो जाती है। याद रखिएगा क्या, अधिकतम हो जाती है। तो ऑप्शन ए नंबर राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया है कि गांधीवादी अर्थव्यवस्था का आधार क्या है। गांधीवादी अर्थव्यवस्था का आधार क्या है। तो देखो यहाँ पर मशीन आधारित विकास के लिए है, खादी एवं कुटीर उद्योग आधारित विकास है, विदेशी सहायता या इनमें से कोई नहीं। तो आप लोग जानते हैं कि यहाँ पर जो 18 का ऑप्शन बनेगा बी बनेगा, क्योंकि गांधीवादी अर्थव्यवस्था गांधी जी चाहते थे कि हम खादी और कुटीर उद्योग यहाँ पर विकास करें। ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी नंबर राइट हो जाएगा। और आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि संरचनात्मक बेरोजगारी किस कारण से होती है। चलिए संरचनात्मक बेरोजगारी किस कारण से होती है, जवाब देना है। सब कुछ हमने कवर करा दिया है, बस आपको जरूरत है रिवीजन की, बस आपको रिवीजन की जरूरत है, इसलिए हम आपको बेहतरीन तरीके से रिवीजन करा रहे हैं। चलिए 19 नंबर में यहाँ पर जवाब देना है, आपका सही जवाब क्या हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर जवाब आ रहे हैं कि आपका डी नंबर, अपर्याप्त उत्पादक क्षमता के कारण। याद रखिए अपर्याप्त उत्पादक क्षमता के कारण संरचनात्मक बेरोजगारी देखने को मिलती है। हमने आपको बताया भी था कि किसी खेत में जरूरत है 5 लोगों को, ले जाते हैं 10 लोगों को, तो भैया कहां से आपको प्रॉफिट होगा, है ना। खेत में भैया आपको क्या होता है, प्रॉफिट लेना है तो कम से कम लेबर की प्रयोग करिए, अपना खुद से ज्यादा मेहनत करिए, तभी तो फायदा होगा। नहीं किसानी में किसी को फायदा नहीं होता है, घर से यहाँ पर देना पड़ता है, ठीक है ना। तो अपर्याप्त उत्पादक क्षमता के कारण यहाँ पर संरचनात्मक बेरोजगारी देखने को मिलती है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि प्रमुख वाणिज्यिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण एक साथ किस वर्ष किया गया था। बताइएगा कि प्रमुख वाणिज्यिक बैंकों का जो राष्ट्रीयकरण हुआ एक साथ किस वर्ष किया गया था। यहाँ पर 20 का ऑप्शन देना है और आपका जवाब क्या हो जाएगा। तो चलिए जवाब आ रहा है यहाँ पर आपका सी नंबर। याद रखिए 1969 में, जो कि अगर याद रखिएगा 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था। इस समय सरकार किसकी थी, कोई याद है? अगर आपसे पूछ ले किसकी सरकार के समय, तो इस समय सरकार थी इंदिरा गांधी सरकार, ठीक है। कौन? तो आपकी इंदिरा गांधी सरकार के समय यहाँ पर राष्ट्रीयकरण हुआ था 1969। आपका जवाब राइट हो जाएगा, ठीक है ना। और यहाँ पर इसके बाद क्या हुआ था कि आपके कह सकते हैं 6 बैंकों का और राष्ट्रीयकरण हुआ था, जो कि आपके 1980 में। तो इस प्रकार से याद रखिएगा, दोनों का समय याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया है नाबार्ड किस क्षेत्र के विकास से संबंधित है। नाबार्ड किस क्षेत्र के विकास से संबंधित है। यहाँ पर 16 का ऑप्शन देना है और
आपका सही जवाब इनमें से राइट क्या हो जाएगा? चलिए 16 का जवाब आना है 16 नंबर में। कह रहे हैं नाबार्ड किस क्षेत्र के विकास से, तो आपको याद होगा कि कृषि और ग्रामीण विकास को बढ़ावा देने के लिए, उसके विकास के लिए यहाँ पर स्थापना की गई थी नाबार्ड की। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पर? ए नंबर राइट हो जाएगा। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि किस पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य है विकास रणनीति के तहत पर्यावरणीय धारणीयता को महत्व दिया जाए? मतलब यहाँ पर दे सकते हैं कि योजना का उद्देश्य विकास रणनीति के तहत पर्यावरणीय धारणीयता को महत्व भी दिया जाए। ये है आपके कौन सा? तो ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। ये नवीं पंचवर्षीय योजना में, याद रखिए ऑप्शन डी हो जाएगा। ये नवीं पंचवर्षीय योजना में पर्यावरणीय अवधारणा को भी महत्व दिया गया था। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी नंबर राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया है कि भारत के सभी राष्ट्रीयकृत बैंकों में बचत जमा पर ब्याज दर किसके द्वारा निर्धारित की जाती है? अर्थात जितने भी राष्ट्रीयकृत आपके बैंक हैं उनमें जो बचत दर आपकी है, बचत पर जो जमा ब्याज है वो किसके द्वारा निर्धारित होती है? तो देखते हैं आप, कभी कभी आप देखते होंगे जैसे आपकी स्टेट बैंक में है, यहाँ पर करीब 4 साल पहले 4% था, 5% था। अब धीरे धीरे यहाँ पर क्या हो गया है कि इसका जो कह सकते हैं कि समय है, मतलब अब लगभग बहुत ही कम आपका ब्याज मिलता है, 3 पॉइंट कुछ आपका ब्याज मिलता है ना। तो ऑप्शन इस प्रकार से ऑप्शन क्या हो जाएगा 18 नंबर में? तो ऑप्शन डी हो जाएगा। भारतीय रिजर्व बैंक कौन करता है? तो भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा निर्धारित किया जाता है। और आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि मोबाइल के माध्यम से मुद्रा के हस्तांतरण को क्या कहा जाता है? अगर आप मोबाइल के माध्यम से मुद्रा का हस्तांतरण करते हैं, निकालते हैं, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? यहाँ पर जवाब देना है। आपका सही जवाब इनमें से क्या हो जाएगा? तो चलिए 19 नंबर में ऑप्शन आ रहा है सी नंबर। याद रखिए आपने यहाँ पर बहुत ही ऐड देखा होगा, IMPS है ना। यहाँ पर एक क्रिकेटर थे जिन्होंने इसका बहुत ही ज्यादा प्रचार किया था कि IMPS को यूज करो और सरलता से बैंकिंग, है ना। तो ऑप्शन आपका सी नंबर राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया है कि वाणिज्यिक बैंक का शाख का सृजन करती है। वाणिज्यिक बैंक शाख का जो सृजन करती है वो किसके आधार पर करती है? ये किसके आधार पर करती है? तो जितनी भी कुल जमा होती है ना, अपनी कुल जमा के आधार पर करती है। तो ऑप्शन डी नंबर इसका राइट हो जाएगा, याद रख लीजिएगा। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यहाँ पर दिया है कि किस प्रकार के उत्पादों के न्यूनतम समर्थन मूल्यों की सिफारिश CACP द्वारा की जाती है? अर्थात ये बताइएगा कि कौन से आपके प्रोडक्ट हैं, कौन आपके उत्पाद हैं जिनमें से न्यूनतम समर्थन मूल्य की सिफारिश यहाँ पर CACP द्वारा की जाती है 16 नंबर में। और 16 का ऑप्शन यहाँ पर क्या बन जाएगा? तो यहाँ पर कृषि लागत और मूल्य आयोग द्वारा, है ना। यहाँ पर CACP मतलब हो गया क्या यहाँ पर कि कृषि लागत और मूल्य आयोग जो कि कृषि उत्पादों में न्यूनतम समर्थन मूल्य की सिफारिश करता है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन आपका हो जाएगा बी नंबर, कृषि उत्पाद, आपका जवाब बी नंबर राइट हो जाएगा, है ना। मतलब इसके द्वारा ही कि किसानों को उनके उत्पाद को सही मूल्य देने का गारंटी प्रदान करता है किसानों को। ठीक है, तो ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया है कि ऐसा विकास जो वर्तमान पीढ़ी की जरूरतों को पूरा करते हुए भविष्य की पीढ़ी क्षमता को ध्यान में रखते, यह ब्रटलैंड कमीशन का मुख्य बिंदु था, इसे विकास कहते हैं। मिला के एक प्रकार से देखा जाए ये ऐसी थ्योरी है, समझिएगा कि ऐसा विकास जो वर्तमान पीढ़ी की जरूरतों को पूरा करते हुए भविष्य की पीढ़ी की क्षमता को ध्यान में रखे, यह ब्रटलैंड कमीशन द्वारा मुख्य बिंदु था, इसे विकास धारणा कहते हैं। कैसी धारणा? तो 17 का ऑप्शन आपका बन जाएगा ए, इसे धारणी कहते हैं। क्या बोलते हैं? इसे धारणी विकास कहते हैं। परिभाषा है, मतलब यहाँ पर धारणी विकास की परिभाषा ये दिया गया है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, थोड़ा सा ये कठिन लग रहा होगा तो इसको नोट कर लीजिएगा। ठीक है, स्क्रीनशॉट लीजिए। अगला क्वेश्चन दिया है मौद्रिक नीति का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? मौद्रिक नीति का जो मुख्य उद्देश्य होता है ये क्या होता है? तो चलिए 18 का जवाब दीजिएगा। तो देखिए मौद्रिक नीति का उद्देश्य क्या होता है? सरकारी कर राज्य में वृद्धि। यहाँ पर देखिए ऑप्शन सी कह रहा है आपसे कि मूल्य स्थिरता के साथ आर्थिक विकास को बढ़ावा देना। या देखिए मौद्रिक नीति का मुख्य उद्देश्य क्या होता है कि मूल्य स्थिरता के साथ साथ क्या किया जाए? आर्थिक विकास को भी बढ़ावा दिया जाए। तो ऑप्शन सी नंबर यहाँ पर राइट हो जाएगा, नोट कर लीजिएगा। ठीक है ना, क्लियर है इतना पॉइंट? ठीक है, और किसके द्वारा की जाती है? तो भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा। ठीक है ना, भारत में या रिजर्व बैंक के द्वारा ही किया जाता है, याद रखिएगा। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में कीमतों का निर्धारण किया जाता है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में जो कीमत का निर्धारण करते हैं वो किसके आधार पर करते हैं? याद रखिएगा, यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा मांग और आपूर्ति। हमने बताया था कि मान लीजिए आपके दुकान में यहाँ पर 5 वस्तुएं हैं, लेने वाला यहाँ पर कितने हैं? 10 लोग हैं, तो आपके डिमांड बढ़ जाएगा और आप उसी वस्तु का यहाँ पर प्राइस क्या कर देंगे? बढ़ा देंगे। लेकिन अगर आपके पास यहाँ पर 100 किलो आपका कह सकते हैं ये समझिए सब्जी है आपकी, है ना, और लेने वाले यहाँ पर क्या है? तो भाई 10 हैं, तो आप सोचोगे सस्ती कर लेते हैं तो ज्यादा ले लेंगे। तो याद रखिए मांग और आपूर्ति के अनुसार ही कीमत का निर्धारण किया जाता है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया गया है यहाँ पर इनमें से कौन सा बैंक है, इनमें से कौन सा बैंक लघु उद्योगों की सहायता के लिए बनाया गया है? तो बताइएगा लघु उद्योगों की सहायता के लिए बनाया गया इनमें से कौन सा हो जाएगा? 20 नंबर में। तो देखिए लघु उद्योग दिया गया है, इसके पहले यहाँ पर आपने पढ़ा था, इसके पहले आपने पढ़ा था नाबार्ड जो कि कृषि के लिए बनाया गया था, है ना। नाबार्ड जो आपका है ये कृषि के लिए बनाया गया था, ये दिया है लघु उद्योगों के लिए। लघु उद्योगों के लिए बनाया गया है यहाँ पर सिडबी। क्या? यहाँ पर सिडबी, ऑप्शन क्या बनेगा? बी नंबर राइट हो जाएगा। अर्थात भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक सिडबी की स्थापना की गई, जो कि लघु और मध्यम उद्योग के जो
क्षेत्र है उनका विकास किया जाए। अगर यहाँ पर आपसे पूछे कि इसकी स्थापना इस संस्था के रूप में कब की गई थी, तो 2 अप्रैल 1990 में। ठीक है, 2 अप्रैल 1990 को इस संस्था की स्थापना की गई थी। तो इस प्रकार से दोनों पॉइंट याद रखिए।